हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में कुछ पिछली क्लास से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज़ की। लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऐसे सरफेसेस जिन पर थ्रू आउट पोटेंशियल सेम रहता है, ऐसे सरफेसेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा था। हमने क्या पढ़ा था कि dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर, और हमने कहा था कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, वहाँ पर क्या रहेगा, डेल्टा वी जीरो, यानी कि पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहेगा। और ऐसे जो सरफेसेस जो बने थे, ऐसे पॉइंट्स का जो लोकस बना था, उस लोकस को हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा था। अब उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ, वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नो वर्क इज डन इन मूविंग a test charge on an equipotential surface। कह रहे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बच्चों किसी टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को मूव करने में कोई वर्क डन नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्क डन को बेटा हम कैसे पढ़ते थे, Q डेल्टा V। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए बात करूं, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए डेल्टा V की वैल्यू बच्चे क्या होती है, वह जीरो होती है। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जो वर्क डन होगा वो जीरो वर्क डन होगा। यानी कि ऐसे समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर आपको किसी चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करना है, यहाँ से यहाँ अगर आप मूव करके ले जा रहे हो, चाहे आप किसी भी पाथ से मूव करो उसको बेटा, उस केस में जो A से B का जो वर्क डन रहेगा दैट विल बी जीरो। यह हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की पहली प्रॉपर्टी। अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस is normal to electric field at every point। हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो रहेगा बच्चे, उसमें जो एंगल रहेगा वह 90 डिग्री रहेगा। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिफाइन भी किया था कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जब होगा, उसी केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, तभी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ किसकी हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। और दो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, वो जरा देखो। थर्ड प्रॉपर्टी नोट करो बेटा जल्दी से। जो थर्ड प्रॉपर्टी बेटा वो क्या कहता है वो समझो। कह रहे कि जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगे, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी इज द रीजन वेयर इक्विपोटेंशियल surfaces are close, in that regions तो अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि द रीजन वेयर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस are closed
in that region electric field is strong. ऐसा रीजन जहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगे वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा. एंड द रीजन in which equipotential surfaces are far apart in that region electric field is relatively weak. ऐसे रीजन्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा बेटा वो वीक रहेगा. फॉर एग्जाम्पल ये मैं बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना रहा हूँ. तो देखो इस वाले रीजन के अंदर है ना, ये वाला जो रीजन है इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं बेटा वो इनके कंपैरेटिवली ज़्यादा क्लोज हैं. तो इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा. और वहीं पर इस वाले रीजन के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं बच्चों उनके बीच में दूरी ज़्यादा है. तो इस वाले रीजन में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रहेगा. ठीक है बच्चों, यानी कि जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. और जहाँ पे दूरी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रहेगा. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 कि कहता है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो क्या नहीं हो सकते, वो इंटरसेक्ट नहीं हो सकते. लिखो बेटा, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, द प्रॉपर्टी नंबर 4, टू इक्विपोटेंशियल surfaces can never intersect. कह रहा दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते? मान लो कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये था और एक ये था. सोचो इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है और इस वाले का 15 वोल्ट है. तो यानी कि इस वाले सरफेस पे हर एक पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल का मतलब तो यही है कि इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल 15 वोल्ट होना चाहिए और इस पर पूरे पर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट होना चाहिए. ठीक बात है. लेकिन जब आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो इस पॉइंट पर बोलो बच्चों क्या बोलोगे, 10 वोल्ट पोटेंशियल बोलोगे कि 15 वोल्ट बोलोगे? समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट पर पोटेंशियल तो एक ही पॉसिबल है, दो पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है. इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस intersect, then there are two values of electric potential at same point, which is practically impossible. तो इसीलिए बच्चों क्या होगा कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, एक बात तो ये हो गया. तो इस पे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको रीज़न बताना होगा.
अगली बात करते हैं कि कुछ अलग अलग तरह का जो सिस्टम ऑफ चार्जेस होगा, उस सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे क्या, उनकी क्या शेप होगी, इसके बारे में बात करनी है। तो इसमें जो सबसे पहले बात करते हैं, पहले हेडिंग तो लिख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा हेडिंग लिखो सभी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम। इसमें बेटा सबसे पहली जो डिस्कशन हम करते हैं वह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म, कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किस तरह का आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। ये देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लो ई से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये मैं बता चुका हूँ आपको पहली वाली क्लासेस के अंदर कि भाई उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। ये बात हम जानते हैं क्या कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस is perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। वह इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रहेगा, वह परपेंडिकुलर रहेगा। तो अब आपको ऐसा सरफेस बनाना है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, वो देखो ये बना, ये बना, ये बना, इस तरह से बन गया बच्चों, है ना, मैंने परपेंडिकुलर बनाया। तो ये अगर मैं 2 डायमेंशन में देखूंगा तो 2 डायमेंशन में आपको देखने में लगेगा कि ये तो लाइंस है, पैरेलल लाइंस। बट अब 3D में सोचो, 3D के अंदर जब आप सोचेंगे तो यही आपको क्या दिखाई देंगे बेटा, ये आपको प्लेन्स दिखाई देंगे। अब यानी कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आया वो क्या आया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी a family of planes perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर जो प्लेन्स होंगे, और ये सारे प्लेन्स आपस में पैरेलल होंगे। एक बात और बेटा ध्यान से समझो कि मान लो ये प्लेन नंबर ए, ये प्लेन नंबर बी, ये प्लेन नंबर सी। तो एक बात तो ध्यान रखना है कि इन प्लेन्स का जो पोटेंशियल है वह सेम नहीं होगा। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है क्या ऐसा ही होता है कि मान लो कि ये यहाँ पे पोटेंशियल V1, ये V2, ये V3, तो ये बिल्कुल सही बात है कि V1 बराबर V2 बराबर V3। अगर ये कोई पॉइंट नंबर 4 और ये पॉइंट नंबर 5 अगर है तो आप एक बात ये भी बोल सकते हो कि पॉइंट नंबर 4 का पोटेंशियल और पॉइंट नंबर 5 का जो पोटेंशियल है वह सेम रहेगा। इसी तरह से मान लो ये पॉइंट नंबर 6 है और ये पॉइंट नंबर 7 है, तो आप सिमिलरली क्या कह सकते हो, पॉइंट नंबर 6 का और पॉइंट नंबर 7 का जो पोटेंशियल है वह भी सेम रहेगा। तो काम की बात क्या है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो पैरेलल प्लेन्स बनेंगे, और वो जो प्लेन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, नोट करो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट इज कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे। सेकंड इज पॉइंट चार्ज। देखो पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करूं, ये देखो ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण से यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना बेटा। आपने पढ़ा होगा कि रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं यहाँ पर, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, नेगेटिव चार्ज हो तो रेडियली इनवर्ड बनती वो। खैर हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ऐसा सरफेस बनाना है जो इस फील्ड लाइंस की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे लग रहा है कि वो इस तरह के सरफेसेस बनेंगे, इस तरह के सरफेसेस बनेंगे। ये देखो ये हर पॉइंट पे क्या रहेंगे बेटा, नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल
सरफेस। तो बेटा यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बना पॉइंट चार्ज के केस में, लिखो जरा आप, इक्विपोटेंशियल सरफेस और surfaces will be a family of spheres whose center is at location of charge। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बेटा वो कंसेंट्रिक स्फेयर्स बनेंगे। क्या बोल सकते हो कि वो कंसेंट्रिक स्फेयर्स बनेंगे, कंसेंट्रिक स्फेयर्स, और जिनका सेंटर कहाँ होगा, कंसेंट्रिक स्फेयर्स सेंटर एट चार्ज, ऐसा आप बोल सकते हो। ये पॉइंट चार्ज के लिए हो गया बच्चे। अगला और देखते हैं, तो दो केस हमने कर लिए। थर्ड केस कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है इस तरह का बच्चे, तो देखो इस तरह इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो तो इस तरह से बन रही होंगी, है ना, चारों तरफ, है ना, बाहर की तरफ भी आ रहे होंगे, ये पीछे की तरफ भी, मतलब हर तरफ जा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, आई गेस सभी को समझ में आ रहा होगा कि वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वह इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, वह सिलेंडर बनेगा। यह इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों क्या बना है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या बना है, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स, फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक, और नहीं कंसेंट्रिक नहीं बोलेंगे, कोएक्सियल सिलेंडर्स बोलेंगे ना यहाँ पे, तो कोएक्सियल सिलेंडर्स होंगे हुज एक्सिस इज अलोंग लाइन चार्ज। जो ये लाइन चार्ज होगा उसके अलोंग बेटा इसका क्या रहेगा, वह एक्सिस रहेगा, ठीक है। और देखो जरा नोट करो, दो केस और हैं बेटा, वो आपको डायरेक्ट इनफैक्ट याद ही रखने हैं। एक केस तो बनता है, दिस इज केस नंबर 4, एक ही पॉजिटिव चार्ज है और एक ही नेगेटिव चार्ज है। तो इस केस में मैं सीधा इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बना देता हूं। देखो किस तरह से बनेंगे बच्चे, एक बार देखिए मतलब इस वाले रीजन में थोड़ा पास रहेंगे और यहाँ दूर होते चले जाएंगे। सिमिलरली इस वाले केस में भी होगा। यानी कि जो पास वाला रीजन होगा उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी बेटा, या जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वह क्लोज रहेंगे और बाकी सब में वो दूर दूर रहेंगे। इस तरह का यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न बनाते तो कैसा बनता बेटा, ये तो इलेक्ट्रिक, ये जो बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ बेटा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती है आपकी, है ना। अबे इस तरह से, है ना, यहाँ पे टूवर्ड्स इस तरह से। तो ये जो बनाया है ना मैंने, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये वाले भी जो वाइट से जो बनाया है ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। समझ में आ रहा है, ये भी क्या होंगे,
इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे। ठीक है बेटो, वाइट वाला। चलो फिफ्थ पार्ट अगर मैं करूं कि फिफ्थ वाला पार्ट क्या होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इस तरह से। तो बेटा अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो इस केस में देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, डायरेक्टली बना देता हूं मैं आपको, कुछ ऐसा ही। इस वाले रीजन में पास, इधर दूर, इस तरीके से, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस तरीके से बेटा। बीच में एक रीजन होगा जहाँ पे इस तरह का भी कुछ पैटर्न बनेगा। तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अगर होंगे तो उस केस में ये इस तरह का क्या बनेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दीज आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे बीच में कोई रीजन इस तरह का एग्जिस्ट नहीं कर रहा था बेटा। यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि कॉमन तरह का जो एरिया है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये बेसिकली क्या किया बेटा हमने, जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस किस तरह के होंगे, जो कुछ वेल नोन जो सिस्टम ऑफ चार्जेज है उनके लिए हमने पढ़ा। ये नोट करो। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। देखो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। उसी टाइप का न्यूमेरिकल आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। देखो जनरली इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपसे। देखो आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा हमेशा ना, ये y, ये x, और यहाँ पे बेटा जो दूरी जो होगी वो सेंटीमीटर में होगी। क्वेश्चन में कह रखा है कि हमने ये क्या बनाए हुए हैं, These all are equipotenशियल surfaces। ये 10 वोल्ट, यहाँ पे 20 वोल्ट, यहाँ 30 वोल्ट, यहाँ 10, यहाँ 20 और यहाँ 30। आपसे सवाल में पूछा क्या गया है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। तो बेटा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीज़ें एसोसिएटेड है, एक डायरेक्शन और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात तो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा कि किस डायरेक्शन में होगा, और ये बात मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। तो यानी कि ये लो, ये बना दिए इसके परपेंडिकुलर। ये भी थोड़ा सा ड्राइंग ठीक नहीं बनी है, कोई नहीं। ना इस तरह से परपेंडिकुलर बनेंगे ना बच्चे ये सारे। अच्छा क्वेश्चन में ये भी दे रखा है बेटे कि ये एंगल लेट अस से कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है ये, दीज ऑल आर 30 डिग्री एंगल्स। भाई ये जो बनाया ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों पैरेलल होंगे। वो थोड़ा सा ड्राइंग ठीक नहीं बनी। ये और जो भी एक और बना सकते हो इनफैक्ट आप, ये इस तरह से सब पैरेलल हैं आपस में। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से बेटा दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती हैं, एक तो इस तरफ या एक इस तरफ। अब बात यह है कि इन दोनों में से डायरेक्शन कौन से सेलेक्ट करें। मैं ये बात जानता हूँ कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, तो पोटेंशियल डिक्रीज तो इस तरफ हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। इस तरफ तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से तो नहीं आएगा, इस तरफ जा रहा होगा, तभी तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बेटा ये बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है। इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर लो, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और बेटा बाय ज्योमेट्री आप कह सकते हो ये 30 था, और यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो ये 60, तो ये 30 आ गया। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटा दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा E cos 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट ये आ जाएगा E sin ऑफ 30 डिग्री। ये माइनस एक्स एक्सिस का लॉन्ग है प्लस एक्स एक्सिस के। अब मुझे सिर्फ क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं ये बात जानता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर परपेंडिकुलर। बेटा ये आर परपेंडिकुलर क्या है, आर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस।
आप किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल के बीच का जो डेल्टा वी की वैल्यू आप देखते हो, डेल्टा वी तो वैल्यू बेटा कितनी आ रही है वह 10 वोल्ट आ रही है। अब ये आर परपेंडिकुलर और आपको कैलकुलेट करना है, तो आर परपेंडिकुलर, भाई इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यह है, तो आर परपेंडिकुलर कैसे लिखेंगे आप, यह 10 है और ये आर परपेंडिकुलर, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये आ गया 10 साइन ऑफ 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और यू कैन राइट 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, क्योंकि मुझे ऐसा यूनिट में लिखना पड़ेगा। तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये आ गया बेटा 200 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। आप इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, माइनस ऑफ ई साइन 30 डिग्री आई कैप, क्योंकि बेटा इसकी जो डायरेक्शन थी माइनस आई कैप है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ई कॉस ऑफ 30 जे कैप। तो बेटा यहाँ पर ई की वैल्यू पुट करो 20 इंटू साइन 30 1/2, तो ये कितना हो गया -100 आई कैप, और ये बेटा 200 इंटू √3/2, तो ये बेटा हो गया 100 √3 जे कैप। अब आपसे यहाँ से कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है वो बता सकते हो, एक्स के साथ कितना बनाएगा वो बता सकते हो, मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट कर दिया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सरफेसेस अलग अलग हो सकते हैं बट तरीका वही रहेगा कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालो, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे पोटेंशियल किधर घट रहा है या बढ़ रहा है, और फिर आर परपेंडिकुलर, और फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो टॉपिक था हमारा आज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होपफुली हम ये जो टॉपिक रह रहा है कि हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना हमारा रह रहा था होलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर के केस में, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, बाय, नोट कर लो ये।